नेपाल जहां विदेशी फंडिंग और इस्लामीकरण के जिहादी एजेंडे को लेकर एक नई बहस और चिंता खड़ी होती दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में राष्ट्र निर्माण दल के गठन की घोषणा ने नेपाल की राजनीति और समाज में हलचल पैदा कर दी है। नेपाल में मुस्लिम आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष शमीम अंसारी ने जैसे ही राष्ट्र निर्माण दल के गठन की घोषणा की, वैसे ही हिंदुओं के बीच आक्रोश, आशंकाएं सामने आने लगी। इस दल के नाम और उद्देश्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण दल के नाम पर जिहादी निर्माण दल जैसा ढांचा तैयार किया जा रहा है। उसके संकेत मिले हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण दल केवल सुनने में ही राष्ट्रभक्ति का भ्रम देता है। इसका वास्तविक एजेंडा इस्लामीकरण और जिहाद है। इस पूरे घटनाक्रम को विदेशी फंडिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये आरोप सामने आए हैं कि नेपाल की भोली भाली जनता को पैसों की ताकत से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि नेपाल में ये चर्चा काफी तेज है। क्या ये गतिविधि नेपाल के सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रही है? यही नहीं, शमीम अंसारी की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि शमीम अंसारी की नागरिकता की जांच यदि सही तरीके से कराई जाए तो उसके स्वयं के दस्तावेजों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अगर सही से शमीम अंसारी का नागरिकता जांच करा दी जाए तो वो खुद फर्जी रिफ्यूजी साबित हो जाएगा। इसी आधार पर यह मांग उठ रही है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि से पहले उसके नागरिकता पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम आयोग से बाहर आने के बाद अब तक नए राजनीतिक मंच के माध्यम से जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में अराजकता फैलाने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि नेपाल में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या ये कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में है या फिर किसी इस्लामिक उद्देश्य की ओर संकेत कर रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच नेपाल सरकार से ये मांग सामने आ रही है कि ऐसे दलों और गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि हिंदुओं के देश नेपाल में किसी भी तरीके की अराजकता फैलाने वाली जिहादी गतिविधियों की निष्पक्ष और गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहे। आज नेपाल में छाई इसी जिहादी और विदेशी फंडिंग की परछाई पर डिटेल में बात करेंगे। विदेशी फंडिंग और इस्लामीकरण के जिहादी एजेंडे को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है नेपाल में। इसी कड़ी में राष्ट्र निर्माण दल के गठन की घोषणा ने नेपाल की राजनीति और समाज में हलचल पैदा कर रखी है। पुनः आपको एक खबर हम बता रहे हैं। नेपाल में मुस्लिम आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष शमीम अंसारी ने जैसे ही राष्ट्र निर्माण दल के गठन की घोषणा की, वैसे ही हिंदुओं के बीच आक्रोश, आशंकाएं सामने आने लगी। इस दल के नाम और उद्देश्य को सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण दल के नाम पर जिहादी निर्माण जैसा ढांचा वो तैयार यहाँ किया जा रहा है। आपको बता दें, राष्ट्र निर्माण दल केवल सुनने में ही राष्ट्रभक्ति का भ्रम देता है। इसका वास्तविक एजेंडा इस्लामीकरण और जिहाद है। इस पूरे घटनाक्रम को विदेशी फंडिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये आरोप सामने आए हैं कि नेपाल की भोली भाली जनता के पैसों की ताकत से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, ये कारण है कि नेपाल में ये चर्चा तेज है कि ये गतिविधि नेपाल के सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रही है। शमीम अंसारी की नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शमीम अंसारी की नागरिकता की जांच यदि सही तरीके से हो जाए तो वो खुद भी रोहिंग्या निकलेगा। इसी आधार पर यह मांग भी उठ रही है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि से पहले उसकी नागरिकता और पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मुस्लिम आयोग से बाहर आने के बाद अब नए राजनीतिक मंच के माध्यम से जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नेपाल में अराजकता फैलने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्र निर्माण के नाम पर ये चल क्या रहा है नेपाल में, आज हम उसकी कर रहे हैं बात। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। आपको बता दें, शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविनाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश प्रवक्ता हिंदू सम्राट सेना के हैं नेपाल से। अविनाश, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुबोध कुमार हैं, संवाददाता हमारे नेपाल से। सुबोध से भी हम बातचीत करेंगे। महेश अग्रवाल, नेपाल मामलों के जानकार, कुछ ही पलों में स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुबोध से मैं करना चाहूँगा। सुबोध,
जमीनी स्तर पर नेपाल की जनता इस नए राजनीतिक दल को, जिसका नाम राष्ट्र निर्माण दिया जा रहा है, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं लोग वहां के? क्या जानकारी से संबंधित सुबोध? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में अभी ये मुस्लिम संगठन हो या जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, जिहादी संगठन अभी नेपाल में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपको बताते चले कि पिछली बार भी हमने चितवन का एक खबर चलाई थी, उमर का, जिन्होंने ताइक्वांडो खिलाड़ी बनकर रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण दे रखे हुए थे और उनकी भरण पोषण की भी व्यवस्था करते थे। जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी इन्होंने शरण दिया। अब इस तरह की एक मामले जो कल की डेट में आपके सामने आई है कि जो कि मुस्लिम आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष जो शमीम अंसारी है, वो अब राष्ट्र निर्माण की घोषणा किए हुए हैं, जिसके लेके पूरे नेपाल में हलचल और राजनीतिक दल में हलचल तेज हो गई है। आपको बताते चले कि ये राष्ट्र निर्माण कहें या जिहादी निर्माण कहें, इन तरह की कट्टरपंथियों के द्वारा जो कि 5% जो मुस्लिम जो वहाँ की जनसंख्या, उस जनसंख्या के आधार पे अगर राष्ट्र निर्माण की बात कहें तो ये गलत ही होगा। इसको हम जिहाद निर्माण की तरफ देख सकते हैं। इनका जो मानसिकता है कि हम नेपाल में इस्लामीकरण करें और जिहादियों का वहां पे किसी तरह आगे बोलबाला करें। आपको बताते चले कि जिस तरह से आज की घटना बता रहे हैं कि एक धनुषा जिले में इन्होंने मुस्लिम समुदाय के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे कुरान को फाड़ के जला दिया गया। इसको लेके पूरे नेपाल में अभी के समय में पूरा उपद्रव मचा हुआ है और पूरे मुस्लिम समुदाय जो मोहतरमा थी, पिछले दिनों जो रवीना खातून करके एक मोहतरमा थी जिन्होंने बताया था कि 40 लाख की संख्या में हमारा जनसंख्या है, उसको लेके आज ये जनसंख्या पूरे नेपाल में देखने को मिल रही है। जी ठीक है सुबोध, आप बने रहिएगा। हमारे साथ महेश जी भी जुड़ गए। स्वागत है महेश जी आपका। महेश जी, नेपाल के राजनीतिक इतिहास को अगर समेटते हुए हम देखें तो क्या ये पहली बार हो रहा है जब राष्ट्र निर्माण के नाम पर इस प्रकार से बेहद गंभीर और बड़े आरोप लग रहे हों? इसको जरा दूसरे ढंग से देखना चाहिए। जो घटनाक्रम नेपाल में हो रहा है और अभी पूरे विश्व के परिदृश्य में अगर आप देखें, जो वेनेजुएला में हुआ, अभी बांग्लादेश में हो रहा है, तो ये अमेरिका की एक दादागिरी दिखाई देती है। और अमेरिका जो है वो टूल्स के बतौर, पहले तो ये चीन वाले इस्तेमाल कर रहे थे इस्लामिक संगठन को वहां, अब क्या है कि अब अमेरिका वहां पर इन लोगों को टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और नेपाल का भविष्य जो भी दिखाई देता है वो बांग्लादेश के भविष्य से जुड़ता हुआ दिखता है। और इनका मकसद क्या, देखिए जो भी घटनाक्रम हो रहा है, नेपाल को बर्बाद किया गया। नेपाल को बर्बाद करने के पीछे मकसद क्या है? कोई तो कोई एम है, कोई ना कोई लक्ष्य है। तो मैं विगत 10 वर्षों से ये कह रहा हूं कि चिकन नेक पे खतरा बढ़ता जा रहा है। चिकन नेक जो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक 22-23 किलोमीटर की पट्टी है, इनका मकसद है कि नेपाल को अफगानिस्तान बना के, जिस प्रकार 70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में अमेरिका ने एंट्री मारी और रसिया को ब्रेक किया 92-93 में जाके, तो सेम मॉड्यूल दिखाई देता है। अगर इसको अगर गंभीरता से अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे जी, तो ये अफगानिस्तान का मॉड्यूल है जो 1980 के दशक में था। तो आबादी बढ़ा के, और आज जो झापा जिला जो है वो चिकन नेक के करीब है नेपाल में, तो आप देखेंगे कि जितनी भी इस्लामिक गतिविधियां हो रही है वो उसी इलाके में हो रही है, पूर्वांचल में हो रही है, जो नेपाल का पूर्वी भाग है। तो अल्टीमेट जो लक्ष्य है इनका, ये लक्ष्य इनका जो है वो है बांग्लादेश को नेपाल से जोड़ के भारत का एक विभाजन करना। ठीक है, हम इस पर आएंगे महेश जी, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। प्लीज आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए। हमारे साथ शोएब जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और हिंदू सम्राट सेना नेपाल से अविनाश यादव भी है। अविनाश, क्या ये वाकई बड़ी चिंता का विषय है? विदेशी फंडिंग, इस्लामीकरण के जिहादी एजेंडे को लेकर एक नई बहस, एक नई चिंता खड़ी होती दिखाई दे रही है नेपाल में। इसको किस प्रकार से देखा जाए? जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और जिस विषय पर आज हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो काफी संगीन विषय है। नेपाल के संदर्भ में लिया जाए तो पिछले कुछ सालों में इन लोगों का जो गतिविधि रहा है वो बहुत शंकास्पद रहा है। अब जैसे आप लोगों ने शुरू में भी बताया, ये तो सही बात है कि जो मुस्लिम आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष है शमीम अंसारी, उनके नागरिकता के विषय पर भी बहुत बार चर्चा हुआ है। पर
जो संबंधित निकाय है ये इस संबंध में वो बिल्कुल खामोश है। और दूसरी बात रही कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इन लोगों को जो वर्चस्व मिल रहा है। अब जैसे कल ही इन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी का भी अनाउंसमेंट किया है। अब इन लोगों का टारगेट क्या है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इन लोगों का इंटेंशन क्या है। जैसे कि मुस्लिम आयोग गठन किया गया था कि जो क्या अविनाश जी आप लोगों के पास कोई ऐसे ठोस इनपुट हैं जिसमें विदेशी फंडिंग या इस्लामिक एजेंडे के तार जुड़ते हों इस राष्ट्र निर्माण से? एकदम ये तो स्पष्ट है कि जैसे पिछले सालों में जो दंगे हुए हैं वो दंगे खत्म होने के बाद वहां पर शमीम अंसारी का उपस्थिति रहता है। जी ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है वहाँ पे, हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। शोएब जी हमारे साथ हैं। शोएब भाई, राष्ट्र निर्माण दल के नाम पर, उसके उद्देश्य पर जिहादी एजेंडे की बात सामने आ रही है। अविनाश मैं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, मैं शोएब जी से सवाल ले लिया हूँ, प्लीज़ मैं अलॉट कराऊंगा। जिहादी एजेंडे के जो आरोप लगे हैं, नेपाल के इस्लामीकरण की जो बात हो रही है, उसको बतौर एक स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रहे हैं शोएब? देखिए आशीष भाई, पहली बात तो ये जाहिर सी बात है, इस तरह के मामले जो होते हैं उसमें मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहले मैं समझता हूं आप ही का चैनल इस बात को मंजराम पे लाता है, कोई भी तभी बात हो। लेकिन सर ये देखिए, हम जैसे अभी बात हो रही है कि नेपाल मेरा बहुत करीबी, हकीकत है नेपाल से जब हमारी संधि हुई थी कि हमारे मुल्क के लोग वहां जा सकते हैं, वहां के मुल्क के लोग यहाँ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आज तक ब्रेक नहीं हुआ। जब से ये चल रहा है आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन आप गौर करिए आशीष भाई, अभी कुछ महीनों पहले तक हम बांग्लादेश को अपना साथी मानते थे और कहते थे बांग्लादेश बहुत अच्छा है और हमेशा मदद की गई, और वहां की शेख हसीना को भी जाहिर सी बात यहाँ छावनी मिली हुई है, मगर मेरे हिंदू भाइयों वहां जुल्म हो रहा है। लेकिन नेपाल ने अपनी वो बांग्लादेश अपनी असद खोल दी। तो नेपाल में जो मामला चल रहा है, जाहिर सी बात शमीम जो मामला कर रहे हैं उसके पीछे जांच हो रही है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही, हुकूमत आपकी है जिस तरह के। और जहां तक आशीष भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने हमेशा कभी किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई। तो आप लोग अक्सर ये बात कह देते हैं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ कि जो आप लोग जिहाद को ले आते हैं, तो जिहाद एक अच्छा लफ्ज होता है। जाहिर सी बात शमीम जी जो काम कर रहे हैं उसके पीछे जांच चल रही है, अगर उनका टेंशन क्या ये देखा जाएगा। और जहां तक फंडिंग की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अकाउंट होंगे, ऐसा नहीं है कि लेन देन हाथ से हो रहा है। अकाउंट उसको आप चेक कराइए कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। किसी देश का, किसी क्षेत्र का इस्लामीकरण करना, क्या ये भी जिहाद में आता है कि नहीं आता है? शोएब से देखिए मैं वही आशीष भाई, खैर मैं आपको इसलिए बहुत पसंद भी करता हूं क्योंकि आप सवाल बहुत अच्छे निकाल के बीच से लाते हैं, और अच्छी बात भी है। जब तक तकलीफ हो या इस तरह की बात ना हो तो मजा नहीं आता है बात कहने का। देखिए होता क्या है, मैंने हमेशा एक बात कही कि इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत फैलाया है और मोहब्बत से ही काम हुआ है। किसी भी धर्म में आप चले जाए, सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं, हिंदू धर्म ले लें, ईसाई धर्म ले लें, बौद्ध धर्म ले लें, किसी भी धर्म में जुल्म, जाति, नफरत का कहीं जगह नहीं है। तो अगर कोई भी, अगर इस तरह मैं समझता हूँ जाति करता है या बेवकूफ बना के इस तरह की कोई काम करता है, तो मैं समझता हूँ गलत है और गलत होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक फंडिंग की बात आ रही बार बार, देखिए अभी हम आप हवा में बात कर रहे हैं, अभी क्लियर सबूत सामने नहीं आ पाए हैं कि उनका एजेंडा क्या है, इसके पीछे कौन कौन लगे हुए हैं। अभी आप देखिएगा मंजराम पर आशीष भाई, जब पर्दे खुलेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर बड़े बड़े नेता उनके सामने आएंगे जो उनके पीछे कहीं ना कहीं हाथ लगाए बैठे होंगे। चूंकि इस तरह के लोग जब कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस हुकूमत, जो भी मुल्क हो, उस हुकूमत के बड़े बड़े लीडर का पीछे हाथ होता है, इसलिए बेबाकी से काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को मुखालफत करता हूं कि जोर जबरदस्ती से कोई भी काम किया जाएगा वो जायज नहीं है, चाहे किसी मुल्क में हो चाहे किसी धर्म में हो। ठीक है, अब आप बने रहेगा। सुबोध हमारे साथ है, हमारे संवाददाता है, नेपाल से सीधा जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या विदेशी फंडिंग या एनजीओ के आड़ में इस प्रकार के नेटवर्क पहले भी सामने आए हैं क्या नेपाल में? इससे संबंधित क्या जानकारियां हैं, इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली हैं क्या सुबोध? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से काठमांडू में एक मस्जिद की जो शिलान्यास हुए थे और उसमें बांग्लादेश का जो एक वहां के मुस्लिम कार्यकर्ता भी वहां आके शिलान्यास किए हुए थे, और उन्होंने खुद से बताया कि हम वहां पे जो हिंदुओं के बाहुल्य इलाके में जो मस्जिदें बनाई। अविनाश जी, नेपाल सरकार से क्या मांग रहेगी आप लोगों की, जरा बताइए, और क्या इसकी नागरिकता की जांच भी होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप, हिंदू सम्राट सेना? हम लोगों ने तो समय समय पर सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है। सड़क संघर्ष से हमने शुरू किया था कि इनके गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि पिछली बार जब से ये मुस्लिम आयोग का गठन हुआ है नेपाल में, ये दंगा की तादाद थोड़ा बढ़ गई है, और इसमें जो एक
प्री प्लान तरीके का जो होता है, जो इंडिया का मॉडल है, जो हिंदू की यात्रा जा रही हो तो छत से पत्थर मारने का, सेम उसी मॉडल का। और ये इन लोगों का गतिविधियों का कुछ सरकार को निगरानी रखना चाहिए, और संबंधित निकाय से भी हम सड़क संघर्ष के मार्फत से ही हम लोगों ने बहुत बार दबाव बनाने की भी कोशिश की है जी। और जो विषय रही नागरिकता की, इस विषय पर भी हम लोगों ने बहुत बार दबाव, अभी भी दबाव बना ही रहे। आपके चैनल के मार्फत से भी हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों का जो गतिविधि है, नागरिकता हो गई, इन पर छानबीन होना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय निर्माण दल इन्होंने गठन किया है, कल ही इन्होंने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, ये कदापि भी ये राष्ट्रीय निर्माण के लिए नहीं है। इसमें अपनी जो इन लोगों का जो इंटेंशन है, इन लोगों का जो मकसद है, ये पूरा करने के लिए ही ये लोगों ने ये खोला है। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। महेश जी, ये जो पूरा मामला है राष्ट्र निर्माण दल का, जो इस शमीम ने वहाँ पर इसकी घोषणा की है, क्या इसको सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहकर भूल जाना ठीक रहेगा, या एक संगठित कोई वैचारिक एजेंडा है जो नेपाल में, सिर्फ नेपाल के परिदृश्य में अगर मैं आपसे समझूं तो वहाँ लागू करने की शुरुआत हो गई है? हमने दिखाया किस प्रकार से नेपाल क्रिकेट टीम का जो है इस्लामीकरण हुआ, किस प्रकार से 5% की मुस्लिम आबादी, उसमें 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं नेपाल क्रिकेट टीम में, और इस प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से जो ये तमाम इस्लामिक जो एजेंडा है उसको सेट किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में आप बेहतर बता पाएंगे महेश अग्रवाल जी। देखिए, थोड़ा सा मैं किसी चीज को एक अलग ढंग से विश्लेषण करता हूं उसका जी। 1971 में बांग्लादेश जब बना, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी समय से नेपाल टारगेट में आया। नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने हाथ हथियार बनाने के लिए भारत से कुछ मुसलमानों को लाके आज से 250 वर्ष पहले गोरखा के क्षेत्र में उनको स्थापित किया जी। ठीक है, और हम लोग का तो बचपन और पढ़ाई लिखाई सब ये बॉर्डर पे ही हुआ है। हम रक्सौल में है, रक्सौल से 2 किलोमीटर के बाद से आप समझिए कि नेपाल की बस्ती शुरू हो जाती है। तो जिस प्रकार से वहाँ इन्वेजन हुआ, और जिस प्रकार से जब से वो आप समझे कि इनका संविधान 2000 हुआ, राजा की विदाई हुई, राजा की हत्या के पीछे भी कहीं ना कहीं इस्लामी शक्तियों का हाथ दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से नेपाल में, अब देखिए, अब नेपाल में अभी जो सेंसस हुआ, सेंसस में इन्होंने कहा कि 4.8% वहाँ इस्लामिक आबादी है, और उन्हीं के नेता वहाँ पर अब 40 लाख की आबादी बोल रहे हैं। ये है कि ये जो देखिए, इस्लाम का एक ही कानून कायदा है, आबादी बढ़ाओ कब्जा करो, सीधा आसान सा फॉर्मूला है। ये आपने अब सर आपने ना अब आसान शब्दों में आपने समझाया है। अब तक ना हम कंफ्यूज थे थोड़ा सा, अब आपने बहुत क्लियर कर दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आबादी बढ़ाओ कब्जा करो। ठीक, अगर आप इतिहास में फिर मैं ले चलता हूँ, 1905 में पश्चिमी भारत के तरफ से अंग्रेजों ने बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी को शिफ्ट किया था, जो कि आज बांग्लादेश है जी। जो कि आज इस हमारा पूर्वी जो हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको हम बोलते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आबादी बढ़ाओ और उसका इस्लामीकरण करो, देश का राज्य का इस्लामीकरण कर दो। तो या हमारे यहाँ भी बहुत से स्टेट ऐसे हो गए जहाँ की आबादी बढ़ा के वो इस्लामिक वहाँ पे बातें शुरू हो गई है। तो तात्पर्य ये बनता है कि आज जो भी शमीम अंसारी हो, कोई भी हो, तो ये सब टूल्स हैं, और विदेशी शक्तियां जैसे अमेरिका अपने यहाँ मुसलमानों से वो परहेज करता है, चीन अपने यहाँ मुसलमानों से परहेज करता है, लेकिन दूसरी जगह पर उनको टूल की तरह इस्तेमाल करता है। तो आज नेपाल खतरे पर है, और उसका खतरा हमें भी भांप लेना चाहिए। नहीं, मैं उस प्रकार जी मैं उस पर आऊंगा, ये आपसे मैं समझूंगा आगे। ये चूंकि भारत नेपाल के भी संबंध दुनिया जानती है, क्षेत्रीय स्थिरता जानती है, इन सब के लिहाज से कितना संवेदनशील हो जाता है, ये मैं आपसे समझूंगा। सर आप प्लीज बने रहिएगा, लेकिन शोएब सिद्दीकी से कमेंट लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। शोएब सिद्दीकी, अभी कहा हमारे साथ महेश जी ने, सीधा फॉर्मूला है मुसलमानों का कि जनसंख्या बढ़ाओ कब्जा करो, किस प्रकार से देखते हैं इसको? आशीष भाई, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे मेहमान की बात को लब्बैक कहते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि चलिए ठीक है, कभी वक्त की बात होती है, कल को मेरा भी आप कहेंगे। देखिए आशीष भाई, होता क्या है, जिस तरह शमीम की बात चल रही है, होता क्या है सर कि उसका नाम ले लेकर हम लोग खुद बड़ा कर रहे हैं, ये हकीकत है, इसको दो राय नहीं है कि नेपाल में माहौल अच्छा हो या
खराब हो उसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है। तो इसलिए हमें नजर रखनी पड़ती है कोई इस तरह के मामले ना हो जाए। देखिए अभी आपने शमीम भाई जैसे कहा, शमीम का कि आप वो पार्टी भी बना रहा है, उसका एक निशान भी उसको मिल गया है, तो पार्टी में भी जाना चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जांचें चल रही हैं, अगर कोई पार्टी बनाना चाहता है, मैं हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दूसरा रोकना दे दिएगा। अगर शोएब सिद्दीकी अगर पार्टी बनाना चाहते हैं या आशीष पार्टी बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ हर्ज नहीं है। जहां तक फंडिंग की बात आ रही है, जाहिर है फंडिंग पे बात चलेगी। अभी एक बात अभी एक साहब ने कही थी कि वहां पे बहुत कम % लोग हैं, लेकिन वहां मुस्लिम खिलाड़ी बहुत खेल लेते हैं, इसके शक होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हिंदुस्तान में भी इस वक्त जो है 35 करोड़ मुसलमान है कम से कम। एक शमीम को खिलाने में दिक्कतें हो रही हैं और उसमें तमाम बहसें चल रही हैं। तमाम बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े हिंदू, हमारे लीडर ने शमीम की पैरवी करी कि शमीम को खिलाना चाहिए। इसमें जो है गौतम गंभीर जातिवाद चला रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार गौतम गंभीर को शमीम को लेना ही पड़ा और खुद बयान देना पड़ा कि वो हर फॉर्मेट में खेलेंगे। तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ, देख के दो फाटों में मुल्क को बांटने की कोशिश कोई ना करे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, या आशीष भाई कोई भी हो। तो देखिए चीज नहीं है, खेल का स्तर जहां तक होता जो अच्छा खेलेगा। मैंने जो सवाल आपसे पूछा शोएब जी, इस्लामिक एजेंडे पर पूछा, ये जनसंख्या बढ़ाओ कब्जा करो, ये फॉर्मूले में क्या गलत है? देखिए मुसलमान जनसंख्या, देखिए इस दौर में हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया। मेरी भी 2 औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी है, और जितने पढ़े लिखे हिंदू हैं मुसलमान हैं जितने भी लोग हैं, इस दौर की महंगाई को देखते हुए हर आदमी बहुत ज्यादा एक औलाद या बहुत ज्यादा 2 औलाद है। अब आप जहाँ मुसलमान पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब मैं बड़े बड़े नेताओं के नाम लूंगा तो डिबेट दूसरी चली जाएगी। नरसिम्हा राव साहब के कितने बच्चे थे आप देख लिए, लालू प्रसाद के कितने बच्चे थे आप देख लिए। तो ये इल्जाम लगाना गलत है। देखिए एक जमाने में पढ़ाई लिखाई का जोर कम था, चाहे हिंदू समुदाय चाहे मुस्लिम समुदाय है, तो बच्चे ज्यादा होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान नहीं होता था, बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, काम पे बैठेंगे। हर समुदाय में था, एक समुदाय की बात ना करिए आप। होता क्या टारगेट पे जब कोई आशीष भाई कोई बात आती है तो सिर्फ मुसलमान सीधे टारगेट पे आ जाता है। तो मैं चीज को समझता हूँ कि गलत है। ठीक है, नेपाल में कोई भी हरकत अगर हो रही है तो उस पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा हमारे ताल्लुकों से अच्छे रहे, उनके वहां से लोग आते हैं। ठीक है, आप बने रहेगा शोएब, ठीक है सर, आप प्लीज बने रहेगा। सुबोध हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुबोध, जब से मामला सामने आया है शमीम अंसारी का, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी ये नागरिकता, इन सब को लेकर क्या आप ग्राउंड पर कोई प्रशासनिक हलचल देख रहे हैं या सब कुछ सन्नाटा है, जैसी तमाम चीजें वो करना चाह रहा है वो इजीली कर रहा है? सुबोध जी, आशीष जी, आपको बताते चले कि हम लोग आईना की तरह प्रूफ के साथ में दिखाते रहे हैं, बार बार हम हमारी चैनल सुदर्शन से दिखाते रही है। पिछला बार भी काठमांडू में जिस तरह से एक बांग्लादेशी वहां पे जो शरणार्थी आके जो वहां पे जो बता रहे थे, घुसपैठिए बोलेंगे हम लोग, शरणार्थी नहीं बोलेंगे, घुसपैठिए, जिस तरह से वो शिलान्यास किया मस्जिद का और जिस तरह से वो फंडिंग की बात कर रहे हैं कि हम लोग फंडिंग देंगे यहाँ पे, और इस तरह ये जो हिंदुओं का घर है आजू बाजू में उसको भी खरीदने की बात कही गई थी। उस खबर को भी दिखाने के बावजूद भी वहाँ का नेपाल सरकार जो है कहीं ना कहीं मौन है और उस पर कहीं भी किसी भी तरह का चर्चा नहीं करती है नेपाल सरकार। जहाँ तक की बात बोले तो जैसे एमआलए पार्टी है या माओवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं ये सब पार्टियां मिल के मुस्लिम समुदाय को वहां पे संरक्षण दे रही है, और जो वहां पे भड़काऊ बातें करते हैं जैसे रबीना खातून हुए और ये उमर जो वहां पे शरण दिए हुआ था, घुसपैठिए को राहत भरण पोषण का भी व्यवस्था कर रहा था, उस पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नेपाल सरकार इस पे मौन क्यों है? और आगे देखते चले तो अगर जिस तरह से इन्होंने अभी आबादी सड़क पर उतार रखी है, इससे एकदम कहीं ना कहीं इस्लामीकरण की ओर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं और नेपाल में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अब रही बात की शोएब जी ने जिस तरह से बताया कि अभी की जैसे फंडिंग की बात, तो अकाउंट क्यों नहीं जांच की जाती है, तो इस पे हम थोड़ा सा विश्लेषण कर देंगे। है वो ब्लैक मनी आती है, कहीं ना कहीं से वो अकाउंट में नहीं दिया जाता है उस पैसे को, और वो सीधा नगद लेन देन करके वहां पे की जाती है। और रही बात की मदरसे, और आज के समय में नेपाल में हजारों की तादाद में मदरसे और मस्जिदें बनाई गई है, और इसकी जांच की जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 75% जो मस्जिद और मदरसे हैं वो एकदम फर्जी पाए जाएंगे। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण आपने विषय यहाँ पर रेज किया है। ये तमाम मदरसे मस्जिदें जो बनी हैं, नहीं पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इतनी बड़ी पार्टी इसने खड़ी कर दी और तमाम आयोजन और तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हवा में तो हो नहीं रहा। फंडिंग की तो आवश्यकता पड़ती होगी, अभी फंडिंग कहाँ से आ रही इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ये मांग हिंदू सम्राट सेना भी कर रही है और तमाम लोग धरातल पर इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, नेपाल सरकार से आपकी क्या मांग है? सीधा स्पष्ट एक तो ये बताइए, दूसरी ये
संप्रभुता और सामाजिक संतुलन के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है शमीम, ये जरा बताइए। जी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि सरकार तो एकदम अभी का सरकार जो एकदम अनस्टेबल है और संबंधित निकाय भी पता नहीं किस चीज में लगे हैं, जो कि हम बार पूरा ऑल ओवर नेपाल से आवाज उठता है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। जैसे कि पिछली बार की बात है, जब रोहिंग्या को बचाने के लिए जब सारा देश में भागम भाग था उन लोगों का, उधर से भाग रहे थे, नेपाल में भी बहुत से रोहिंग्या घुसपैठ घुसे हैं। यहाँ काठमांडू में भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वो लोग इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, और उन लोगों को बचाने के लिए ये जो मुस्लिम आयोग ने बहुत एक्टिव है इस तरह के गतिविधियों में उन लोगों को बचाने के लिए। और हम सरकार से हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि इन लोगों का इस तरीके की गतिविधि पे निगरानी रखी जाए और इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि तुम जी ठीक है। मेरे पास थोड़ा समय सीमित है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं महेश जी का लूंगा, बहुत छोटा सा सर, उसके बाद में मुझे डिबेट को क्लोज करना है, समय सीमित है मेरे पास। जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, भारत नेपाल संबंध, हमारी क्षेत्रीय स्थिरता, इसके लिए कितना बड़ा खतरा है अगर ये तमाम चीजों में कामयाब हो जाता है शमीम जो करना चाह रहा है सर? तो जल्दी से महेश जी। देखिए, सबसे बड़ा तो खतरा है कि भारत का एक नया विभाजन तैयारी हो रहा है, जो कि चिकन नेक के माध्यम से वो उसमें प्रयासरत। दूसरा खतरा है कि भारत नेपाल सीमा में जो गांव की बस्ती है, सीमाई स्थिति जो है, यहाँ पे हर गांव का एक दूसरे गांव में आर पार जो है रिश्ता है बेटी और रोटी का, उसमें एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने जा रही। तो हमें इस चीज पर चिंतन करना है कि नेपाल को हम एजुकेट करें। हमारी डिप्लोमेसी है नेपाल को एजुकेट करना। 1 मिनट और समय लूंगा मैं। नेपाल में जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो वायु मार्ग से हो रहा है, और नेपाल में वीजा ऑन अराइवल है, टूरिज्म वीजा के नाम पर सब आके और इंडिया में घुस रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा मैं समझ गया, कुल मिलाकर यही है महेश जी कि इन तमाम चीजों पर भी सरकार को, मौजूदा जो सरकार है देश की, उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिन चीजों पे आपने पॉइंट रेज किए। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत क्लियर है चीजें। राष्ट्र निर्माण दल, ये नाम तो दे दिया है शमीम अंसारी ने, लेकिन ये सुनने में ही सिर्फ राष्ट्रभक्ति का भ्रम लगता है। वास्तविक एजेंडा इस्लामीकरण, जिहाद है। इस डिबेट में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।